सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत साहन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन और वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन रहेंगे। आपको अगर क्वेश्चन याद नहीं होते हैं ना, ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में बार बार घर कर रही है, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं होते, क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हम याद करें, किस प्रकार से हमें याद करने चाहिए और किस प्रकार से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन याद हो सकते हैं। यानी पूरा का पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन से याद किया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, करवाने वाला चाहिए। अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है और सारे क्वेश्चन करने हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। हमने पीछे भी किए हैं, जो भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ ये पूरा का पूरा रहेगा, विगत जो हमारे वर्षों के क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी पिछले वर्ष या उससे पिछले कई बार जो रिपीट हुए क्वेश्चन वो हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन से हमें सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उससे रिलेटेड कैसे याद किए जा सकते हैं, अगर आप चाहते हो। और मैं कहता हूं अगर आपने लेक्चर मेरे देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। वो क्वेश्चन भी उठाए मैंने जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए लेकिन करवाए नहीं जाते। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ऐसा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, आपको आता हो तो बता देना। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आए, कितने क्वेश्चन का उत्तर आप दे पाए तो आप बताना एक बार कमेंट करके, ठीक है। द कंडीशन वेयर यूरिया एक्यूमुलेट इन ब्लड इज, ठीक है ना, यानी वह स्थिति क्या कहलाती है जब यूरिया, ठीक है, रक्त में बढ़ जाए या जमा हो जाए। ठीक है, प्यार से करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन फास्ट भी करेंगे। यानी वो कंडीशन क्या कहलाती है जब यूरिया क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में जरूरी है यूरेनिया, क्योंकि इंग्लिश के नाम है, हिंदी में यही नाम होंगे, ठीक है। कीटोन्यूस और उसके बाद है एसिडोसिस, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर देना है। यानी ग्लाइकोसूरिया क्या है, उसके बाद यूरेनिया क्या है, उसके बाद कीटोन्यूसिया क्या है, और उसके बाद है एसिडोसिस क्या है। इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एसिडोसिस किसे बोलते हैं? एसिडोसिस बोलते हैं हमारे ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, तो आप बताओ, ठीक है। ब्लड में पाई जाती है एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये क्या करती है, हमारे को एसिडिक बनाने का काम करती है। ब्लड को क्या करती है, एसिडिक यानी अम्लीय बनाने का काम करती है। ये बात मैं रक्त वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यानी पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, अगर CO2 बढ़ रही है तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो वो क्या चला जाएगा, क्योंकि पीएच वैल्यू रक्त की कितनी होती है, 7.4 होती है, जो क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है। हमारा रक्त क्या होता है, क्षारीय। अगर उसकी पीएच वैल्यू घटेगी तो वो 7 से नीचे भी आने की कोशिश होगी, यानी 7 के पास जाने की कोशिश करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ने से हमारे रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है, डाउन। एक किस्म तो ये बनता है। अगर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है और हमारे उसको क्या बना रही है, एसिडिक बनाने का काम कर रही है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, एसिडोसिस होगा। क्लियर है? यानी यहाँ पर आता रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, बढ़ने की कंडीशन को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, एसिडोसिस होगा। क्लियर होती है? यानी एसिड अम्लीय। दूसरी बात यह बात है, यानी जब फैटी एसिड टूटता है ना तो वो कीटोन बॉडी का निर्माण करता है कुछ,
ठीक है ना। और कीटोन बॉडी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, उपापचय व्यर्थ पदार्थ है कीटोन बॉडी, ठीक है, यानी कीटोन बॉडी। तो ये व्यर्थ पदार्थ है, अगर इनकी मात्रा रक्त में बढ़ जाए, ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ रही है, तो नाम से ही पता चल रहा है इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ रही है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, कीटोन्यूरिया, ठीक है ना, कीटोन्यूरिया बोलेंगे। क्लियर हुई बात। उसके बाद यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, तो यूरेमिया होता है जब आपकी किडनी हो जाती है फेल, किडनी फेल हो जाती है, यानी किडनी फेलियर, किडनी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेट करना, यानी निस्पंदन की क्रिया जब बंद हो जाती है, निस्पंदन की क्रिया जब क्या हो जाती है आपकी बंद हो जाती है किडनी के अंदर, तो उस वक्त जो कंडीशन होती है ना, क्योंकि रक्त क्या नहीं हो रहा है, ब्लड आपका फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है, यानी ब्लड क्या नहीं हो रहा है, शुद्ध नहीं हो रहा, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन चल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूरेमिया कहा जाता है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूरेमिया, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका ब्लड के अंदर जो व्यर्थ पदार्थ थे, मेटाबॉलिक वेस्ट थे, उपापचय जो व्यर्थ पदार्थ थे, वो कहां चले गए, ब्लड में ज्यादा हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को फिर डायलिसिस करवाया जाता है। आपको पता भी है आर्टिफिशियल डायलिसिस होता है, उसे हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। क्लियर। इस कंडीशन को फिर क्या कहेंगे, जब ब्लड के अंदर ब्लड में क्या बढ़ जाए, यूरिया का लेवल बढ़ जाता है ना, यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कीटोन बॉडी ज्यादा हो रही है हमारे ब्लड के अंदर, तो आपका आंसर ये रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इसका ये थोड़ी ना इस मतलब रिश्तेदार है ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं और बने भी हैं, ठीक है। एसिडोसिस क्या है, कीटोन्यूरिया क्या है, यूरेमिया क्या है, ग्लाइकोसूरिया क्या है, तो इस बात को याद करना है। देखो हमने कितने क्वेश्चन याद किए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से याद किए हैं। ऑप्शन कोई भी है तो हमें पता, इनके बारे में अगर पता है और एक ऑप्शन के बारे में पता नहीं, कल को वो और ऑप्शन डाल के कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे जो इन कंडीशन से मेल नहीं खाता, ऑप्शन 3 ये देके चौथा कोई दे दे, तो आपका आंसर सही हो सकता है, ठीक है, अगर आपने वो पढ़ा भी नहीं है तो। क्लियर हुई बात। क्या क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, लेकिन पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको पढ़ना है इस तरीके से। याद करो, CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो SO2, कीटोन बॉडी बढ़ जाए तो कीटोन्यूरिया, ठीक है ना। यूरेमिया का किडनी फेलियर हो जाती है, बहुत सी वेस्ट जो होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट किसमें ब्लड में पाए जाते हैं तो यूरेमिया बोलते हैं, और ग्लाइकोसूरिया किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यूरिया की मात्रा, अकेली यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो। क्लियर है बात, क्या नहीं हुई क्या, ठीक है। तकलीफ होगी थोड़ी सी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको, इनमें से आप अगर मैं 20 क्वेश्चन भी करवाता हूँ ना, 20 में से आप 15 के 5 या 7 के आंसर दे सकते हो मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, आपने जहां से भी पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, इनको करवाने के लिए पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जो इस चैनल पे मिलता है। प्ले लिस्ट में जाके उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर देखोगे, सारे क्वेश्चन कवर मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो यहाँ से पूरे लेक्चर देख के आए ना वहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने का तरीका बदल लो अपना, एग्जाम क्लियर करना। यूरिया सिंथेसिस टेक प्लेस प्राइमरली इन लिवर बिकॉज, यानी ये कह रहा है यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में होता है, क्योंकि उसका कारण क्या है, यूरिया का निर्माण कहां पे हो रहा है, यकृत में हो रहा है। ये बात तो आपको भी पता है, क्योंकि आपने यूरिया लीवर वाला पढ़ा होगा, और लीवर वाला नहीं पढ़ा तो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा होगा, उसके अंदर आता है यूरिया का निर्माण किससे होता है, यूरिया का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। क्लियर। ऑप्शन 1 दे रखा है उसने, ए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट लिवर ओनली, ठीक है, यानी ये कह रहा है अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड केवल यकृत में पाए जाते हैं,
पहला ऑप्शन है। आप बताओ इसका आंसर सही है या गलत है। दूसरा है हार्मोन एडीएच इज फाउंड इन लिवर ओनली, यानी बी ऑप्शन है एडीएच एंटीड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसे, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। हार्मोन केवल यकृत में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सी एंजाइम arginase is present in liver only। arginase एंजाइम केवल लीवर में पाया जाता है। क्वेश्चन के आंसर दे के बताओ, फिर बताता हूं आपको, ठीक है ना। पेपर क्लियर नहीं होता जी। पेपर क्लियर होने का कारण क्या है जी, आपने पढ़े भी तो नहीं है ना। ये क्वेश्चन को हमने पहली बार पढ़ा होगा, आपने पहली बार पढ़ा, पेपर में 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। किडनी इज स्मॉलर देन लिवर, यानी वृक्क जो होता है, वृक्क यकृत से छोटा होता है, या गुर्दा यकृत से छोटा होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख के बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर आप अगर डिटेल से पढ़े हो ना तो समझने की जरूरत ही नहीं है। अमोनिया कहां पाई जाती है जी, अमोनिया पाई जाती है ब्लड के अंदर, तो लीवर के अंदर तो नहीं है अकेली, ब्लड में भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पाई जाती है जी, ये भी तो दोनों ब्लड में पाई जाती है। हाँ जी पाई जाती है, क्लियर हुई बात। अमोनिया शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, रक्त में हो सकती है, कोई कोशिका के द्वारा निर्माण किया जा रहा है अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करके, तो अमोनिया कहीं पे भी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़े। एडीएच एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है, और ये किसमें स्रावित कर देती है, ब्लड में। तो ये तो रक्त में पाया जाता है, लीवर अकेले में पाया जाता है, ये तो बात संभव ही नहीं है, ठीक है। बाकी हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आर्जिनेस वृक्क यकृत से छोटा होता है, ये बात सही तो है, लेकिन छोटे बड़े का क्या मतलब, यकृत तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन किडनी क्या है, छोटी है। लेकिन किडनी इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वृक्क का काम अलग है, यकृत का काम अलग है। ऑप्शन ए बच गया हमारे पास। देखो आप जब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, अरे समझ लो, ठीक है ना, अमीनो एसिड का जब क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, यानी ये जब टूटा, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जब अमीनो एसिड जब टूटा हमारे शरीर के अंदर, तो इससे हमें क्या मिली, कुछ तो एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, और ऊर्जा के साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी मिला, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं जिसे, जिसका नाम था NH3 यानी अमोनिया। कोशिका के अंदर ये काम हुआ, ठीक है। और उधर से क्या, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की सेल हैं, सेल के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है, ठीक है। दोनों किसमें है, दोनों किसमें है, दोनों ब्लड के अंदर, ठीक है। और ब्लड इसे लेके जाएगा लीवर के पास, इसको थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि ये जहरीला पदार्थ है। और लीवर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम क्या था, आर्जिनेज एंजाइम। और आर्जिनेज एंजाइम की सहायता से लीवर इसको क्या कर देगा, दो मॉलिक्यूल किसके हो गए, इसके, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ देगा, और ये निर्माण कर देगा NH2 NH4, ठीक है, और O3, यानी यूरिया का निर्माण कर देगा। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल बोलते हैं, यूरिया चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया चक्कर। अब बताओ कितने क्वेश्चन याद हुए, ठीक है। अमोनिया किसके ब्रेकडाउन के बाद बनता है, क्वेश्चन आता है, अमोनिया अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन के बाद बनता है। अमोनिया का निर्माण किसके ब्रेकडाउन यानी किसके टूटने से होता है, अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन का छोटा रूप है अमीनो एसिड, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोटीन है अमीनो एसिड। आपने पीछे एक न्यूट्रिएंट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पता होगा आपको। अमोनिया NH3 अमोनिया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब क्या होता है,
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलकर क्या बन रहा है, ये ब्लड में दोनों, क्योंकि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सारे क्या मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे। अब ये लीवर के पास आते हैं और लीवर इनके क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड सारे के सारे तो फेफड़े नहीं निकाल रहे ना, कुछ ना कुछ तो लीवर भी प्रयोग कर रहा है, दोनों को जोड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है यूरिया, और जिसे क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल। तो आपसे पूछे यूरिया चक्कर कहां पर हो रहा है, तो लीवर के अंदर हो रहा है। यूरिया चक्कर में कौन सा एंजाइम सहायता कर रहा है, तो आर्जिनेस एंजाइम सहायता कर रहा है। लीवर के अंदर अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया का निर्माण कौन सा अंग कर रहा है, लीवर कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी जहरीला पदार्थ है उसको कम जहरीला बनाने का काम जो करेगा वो कौन कर रहा है, यूरिया। कोई भी हो, कोई भी जहरीला पदार्थ उसको लीवर ही करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हुआ ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लीवर में पाया जाता है, जो क्या करता है, मैं फिर बता देता हूं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सहायक है और इसका निर्माण करता है यूरिया का, यानी यूरिया का निर्माण कौन कर रहा है, यकृत करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था। बाकी क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। एडीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, एंटीपिरेटिक हार्मोन है, नेफ्रॉन पे काम करता है और रक्त में जल की मात्रा बनाए रखता है, ठीक है ना। यूरिन से जल कम करने का, मूत्र से जल कम करने का काम करता है ये एडीएच हार्मोन। और इसकी कमी हो जाए तो बेवड़े लोग होते हैं ना, जो ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस रोग, सॉरी डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ड्रिंकर डिजीज भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा। अब तो आज के बाद कोई भी यूरिया से क्वेश्चन आए, शरीर में यूरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप सोल्व कर पाओगे 1 मिनट में, ठीक है, दिमाग में। लिक्विड विच कलेक्ट इन बोवेन कैप्सूल इज, ठीक है, यानी बोवेन कैप्सूल में कौन सा, या बोवेन कैप्सूल द्वारा कौन सा तरल पदार्थ इकट्ठा किया जाता है। आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता भी होगा। वो क्वेश्चन जो किसी ने नहीं करवाया, मैं करवा रहा, ठीक है ना, और आप देख लेना। यानी जो बोवेन कैप्सूल है वो किसको कलेक्ट करने का काम कर रहा है। अब आप बताना जी, यहां से मैं 25-30 क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा, 1 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोवेन कैप्सूल से आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। देखते जाइए, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वाटर सल्फेट, यानी जल व सल्फेट को इकट्ठा कर रहा है। दूसरी बात वाटर व ग्लाइकोजन, यानी जल व ग्लाइकोजन को कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है इसका A, B, C, ठीक है। टाइम लगेगा भाई, अपना लेक्चर देखना है तो टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद कभी भी टाइम आपको बर्बाद करने की जरूरत। प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में से रक्त प्रोटीन को कम करके, क्लियर। प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। अब आपको ये पता नहीं है ब्लड प्रोटीन क्या होते हैं, तो आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है यूरिन, मूत्र। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है जी। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ये आप बताओगे, ठीक है। स्पीड से करके वीडियो देख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है कोई चीज को, ठीक है। अभी तक अपने पास ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। इतने यूट्यूब ने हमें कमाई नहीं दी है कि हम बहुत कुछ खरीद सकें, क्योंकि बिजनेस हमेशा
कुछ करने से ही होता है। अगर कुछ कमाई आएगी तभी हम चीजों को बढ़ा पाएंगे। ऐसा तो नहीं है मैं 10 लाख रुपए लगा के स्टूडियो सेट कर दूं और उसके बाद पढ़ाना शुरू करूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने पैसे हमारे पास भी नहीं होते भाई। ठीक है, मास्टर अक्सर गरीब होते हैं, याद रखना। प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट वाले तो अमीर होते हैं। जल सल्फेट को, अरे गलत, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हो आप, ठीक है ना। एक आपके शरीर में ब्लड होता है, यानी रक्त होता है, समझने वाले ही देख सकते हैं। रक्त में क्या होता है जी, 45% तो होता है जी ब्लड सेल होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती है, और 55% आपको पता है प्लाज्मा होता है, ठीक है। और प्लाज्मा का 90% भाग लगभग क्या होता है, जल होता है। 8% इसमें प्रोटीन होते हैं, जिसे ब्लड प्रोटीन कहा जाता है। 2% यूरिया भी हो सकती है जी, अमोनिया भी हो सकती है जी, यूरिक एसिड भी हो सकता है जी, क्रेटिनिन भी हो सकता है जी, आयरन भी हो सकते हैं जी, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट, फैटी एसिड भी हो सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए ना। ग्लूकोज भी हो सकता है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमारे किडनी के अंदर जाता है, बता देता हूं यहां से, एक दिन के अंदर 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर रक्त पर मिनट जाता है। एक मिनट में इतना जाता है। अगर किडनी के अंदर इस प्रकार से, यानी ये किडनी आपकी मान लो, समझना है, यानी ब्लड जो 5 लीटर पंप हुआ था ना, उसका कितना भाग है, लगभग 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर किडनी से होके जा रहा है, ठीक है। और किडनी के अंदर पाया जाता है एक बोवेन कैप्सूल है, बोवेन कैप्सूल है। तो 1100 से 1200 का 55% कितना है, प्लाज्मा, लगभग 600 लगा लो आप, 600 मिलीलीटर प्लाज्मा ही आ जाएगा। अब 600 मिलीलीटर प्लाज्मा है ना, पूरा का पूरा किडनी के नेफ्रॉन में नहीं जाएगा, वो कितना जाएगा, वो बोवेन कैप्सूल के अंदर जाएगा, लगभग 20%, यानी 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है ना। जो समझ रहे हैं उसको मजा आ रहा है। अब यहां से एक बात समझनी है, ब्लड तो 1100 से लेकर 1200 गया, ठीक है, लेकिन उसका 55% क्या था, प्लाज्मा था, प्लाज्मा था। और प्लाज्मा के अंदर 8% प्रोटीन थे। प्रोटीन एक भी अंदर नहीं जाएगा, एक भी प्रोटीन अंदर नहीं जाएगा, ब्लड के नए सेल जाएंगे, यानी किडनी के अंदर भाग जाता है ना जो, वो क्या जाता है, जाता तो ब्लड है, और ब्लड का कौन सा भाग जाता है, सेल एक भी नहीं जाते। क्वेश्चन आता है सेल एक भी नहीं जाता। आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी कोई नहीं जाती, प्लाज्मा जाता है जी। प्लाज्मा का भी क्या जाता है जी, 8% प्रोटीन, एक प्रोटीन भी इसके अंदर नहीं जाता, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितना रक्त एक मिनट के अंदर किडनी के अंदर से होकर बहता है, तो 1100 से 1200 मिलीलीटर बहता है। एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट होता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, और 180 मिलीलीटर पर डे होता है आपका ब्लड फिल्ट्रेट होता है किडनी के द्वारा। बोवेन कैप्सूल ये होते हैं, देखो ये वाला कप लाइक सैक है, इसे बोलते हैं बोवेन कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस ये, और यहाँ से रक्त इसके अंदर जा रहा है, इसको पूछ रहा है। तो क्या जा रहा है आपको यहाँ से पता चला होगा, अगर नहीं पता चला तो आगे और चल जाएगा। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन कर दो, वो क्या जाएगा, इस कैप्सूल के अंदर जाएगा। क्लियर भी बात, इतना जाएगा। मूत्र तो आगे बनेगा, किडनी के द्वारा बनाया जाएगा, किडनी के अंदर थोड़ी जा रहा है, किडनी से बाहर जा रहा है मूत्र, ठीक है। जल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो होता ही नहीं ब्लड के अंदर, ग्लाइकोजन कहाँ है, लीवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा, जल तो जा रहा है लेकिन ग्लाइकोजन नहीं जा रहा, ठीक है। जल भी जा रहा है, सल्फेट भी जा रहा है, सल्फेट कहाँ है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमें, यानी हमारे किडनी के अंदर जो एक नेफ्रॉन का भाग है बोवेन कैप्सूल, उसके अंदर क्या जा रहा है जी, प्लाज्मा जा रहा है। और प्लाज्मा भी पूरा नहीं जा रहा, प्लाज्मा से भी 8% प्रोटीन को क्या कर दो, माइनस कर दो, जिसे ब्लड प्रोटीन कहा जाता है, वो भाग जा रहा है इसमें, किडनी के बोवेन कैप्सूल में। बाकी आगे क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, और आपने डिटेल से पढ़ा है तो दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ पे आपने आंसर दे दिया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन भी याद कर लेना, रिवीजन के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन उसी तरीके से करोगे ना, कभी याद नहीं होंगे। अगर याद हो जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी, क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी, मैं भी कभी स्टूडेंट था और मुझे पता है किस प्रकार से क्वेश्चन याद होते हैं, कैसे याद नहीं होते। एक सीरियल आता है ना, सांस भी कभी बहुत थी, ठीक है ना। तो मैं भी कभी स्टूडेंट था, मास्टर लेट जाके बनाऊंगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर वो दुख देखे जो आप देख रहे हो, तो मैंने जो किया है ना, उस गलती को आप न करो, इसलिए मैं अपना तरीका बदल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इस तरीके से याद करना स्टार्ट किया, उस दिन के बाद न्यारे हो गए भाई, इतने पेपर क्लियर हुए, मजे आ गए। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज कॉल्ड, यानी जोड़ों में सूजन सीधा सा है, किसके जमाव के कारण होता है, जमाव के कारण, ठीक है। जोड़ों में सूजन, इसने पहले दे रखा है, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, जमाव के कारण होता है। देखो दो क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन में आंसर है क्वेश्चन का, कारण से होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, लेकिन मजे आ रहे हैं। देखो ऐसे हो गया, बो सेफ हो गया, यानी धनुष की तरह। पहला ऑप्शन है गाउट, गाउट जिसे आप गंठिया बोलते हो, गंठिया बाई बोल देते हैं गांव में। उसके बाद है, देखो सुने नहीं होंगे आपने, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है, मायोथीमिया। अब यहां से आपका क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं हो सकता, अगर आपने पढ़ा हो तो मसल्स, मायो मतलब मायोलॉजी किससे संबंधित है, मसल से है, वो आपने डिटेल से पढ़ा है, तो आपको ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो ये भी नहीं हो सकता अगर आपने ओस्टियोपोरोसिस, अगर आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है तो। उसके बाद दे रखा है, यहाँ पे ई लगा लेना जनाब, ओस्टियो मलेशिया। अगर आपने कल वाला क्वेश्चन वाला लेक्चर भी देखा है तो ये भी नहीं हो सकता, ओस्टियो मलेशिया। लेकिन नहीं देखा है तो भी मैं यहाँ पे बताने का काम करूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाने आया हूँ और डिटेल से करवा के जाऊंगा। यानी ए या बी या सी या डी, कौन सा आंसर होगा, ठीक है। यानी जो जॉइंट है उसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो आपको यूरिक एसिड के जमा होने से जोड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उसका कारण जो है उसको क्या कहा जाता है, तो गंठिया कहा जाता है, या मायोस्थीमिया कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, या ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। मैंने करवाया था, किसमें करवाया था, न्यूट्रिएंट के अंदर करवाया था, पोषक तत्वों के अंदर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो आपको दो रोग होते हैं। एक रोग का नाम था रिकेटस, रिकेटस यानी सूखा रोग भी बोलते हैं, सुखड़ी भी बोलते हैं, सूखा रोग। एक तो ये रोग था, ये किसी में हो रहा था, चाइल्ड के अंदर हो रहा था, बच्चे के अंदर होने वाला रोग है, बहुत ही छोटे बच्चों को होता है, 1 से 5 साल के बच्चों को ज्यादातर। उसके बाद एक मैंने रोग करवाया था, आपको पता हो तो, ओस्टियो मलेशिया, मलेशिया यानी ओस्टियोमलेशिया, ये यहाँ पे लिख रखा है। ओस्टियोमलेशिया किसमें होता है, ये चाइल्ड में भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर किसमें होता है, अडल्ट यानी वयस्क में होने वाला रोग है। वयस्क में विटामिन डी की कमी से, ठीक है, यानी विटामिन डी की कमी हो जाए तो रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। और विटामिन डी की कमी होने पर क्या कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है, छोटी आंत से अवशोषण करने का काम करता है, किसका, कैल्शियम और फास्फोरस का। अगर कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो रहा है, आपने कितना भी खाया, क्या खाया, कैल्शियम खाया, फास्फोरस खाया,
चाहे आपने कितनी भी कैल्शियम वाली, आपने कितना भी दूध पिया, लेकिन छोटी आंत से अवशोषण होकर रक्त में नहीं जा रहा है तो वो हड्डियों तक तो नहीं पहुंच पाएगा। वो अगर हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी पर होने पर हड्डियां कमजोर हो जाएगी, रिंकल्ड बोन हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से टेढ़ी हो जाएगी, इस प्रकार से बो शेप हो जाएगी, वो पैर टेढ़े हो जाएंगे, इस प्रकार से अंदर की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, कमजोर होगी तो वो क्या होगी, मुड़ जाएगी। रिकेटस में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है, पेट बाहर निकल जाएगा कैल्शियम की कमी से। तो विटामिन डी की कमी तो कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी तो दोनों रोग हड्डियों से संबंधित है, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, यानी टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से हो रहा है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, ना कि ये यूरिक एसिड के अधिकता से हो रहा है। बात कंप्लीट। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस पैराथायराइड याद हो तो पैराथायरॉयड भी बोलते हैं इसको। पैराथायरॉयड हार्मोन अधिकता हो जाए तो ये कैल्शियम का अवशोषण क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। यानी अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है, लेकिन हड्डियों में ये क्या कर देता है, कम कर देता है। हड्डियों के अंदर हड्डियों का क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करके तोड़ के कैल्शियम किसमें मिला रहा है, ये पैराथायरॉयड इसमें मिला रहा है। ठीक है, इसमें रक्त में, यानी हड्डी ब्लड के अंदर जैसे ही आपकी कैल्शियम की मात्रा कम हुई, कैल्शियम की मात्रा कम हुई तो जितना ब्लड में कैल्शियम चाहिए वो हड्डियों से तोड़ के पूरा कर देगा ये। ठीक है, यानी हड्डियों के अंदर क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे, पोर। ठीक है, पोर का मतलब होता है छिद्र होने शुरू हो जाएंगे और हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो किसकी अधिकता से हो रहा है, वैसे तो पैराथायरॉयड हार्मोन की अधिकता से होता है। किसकी कमी से होता है हड्डियों में, तो कैल्शियम की कमी से होता है ये भी। लेकिन किस हार्मोन के कारण हो रहा है, पैराथायरॉयड की अधिकता से हो रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, आप पैराथायरॉयड पढ़ के देखना, इसमें सारे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से रिलेट होते हैं, हर पेपर के एग्जाम के कहीं ना कहीं किसी भी चैप्टर के। आप पढ़ो मायोसिन, ये क्या होता है, यानी आपकी एक नर्व होती है और एक क्या होती है, मसल्स होती है, यानी नर्व, न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका, तंत्रिकाएं जो होती है वो पेशियों के साथ उनका क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन टूट जाता है, इनके साथ कॉम्बिनेशन नहीं रहता कोई भी, तो उस स्थिति को बोलते हैं मायोस्थेनिया, 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 यानी मसल से नाम आ रहा है ना, इसमें मसल से रिलेटेड है। यानी आपकी ये तो मसल है और उसके ऊपर आपके तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन फैले हुए, इनके बीच में अगर कॉम्बिनेशन ना रहे, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ना रहे, ठीक है, या कम्युनिकेशन जिसे बोलते हो वो ना रहे, तो वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे, यानी आप टच कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मायोस्थेनिया। अब गाउट, गंठिया रोग क्या होता है, जोड़ों के अंदर आपकी हड्डियां, मान लो ये हड्डी है, ये हड्डी और ये हड्डी है, तो इसके बीच की हड्डी को क्या बोलेंगे, जोड़ बोलेंगे। और इस जोड़ के अंदर क्या हो जाए, यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड। ठीक है, किडनी के खराब होने से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है और यहाँ से दर्द करना शुरू करता है। जोड़ों में दर्द से आराम पाए, ठीक है ना, वो आते हैं ना बाबा औषधि वाले, तो जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड की कमी की जा सकती है, यहाँ से कम करके जोड़ों में निजात पाई जा सकती है। तो गंठिया रोग किसकी दिक्कत से होता है, यूरिक एसिड की दिक्कत से होता है। जोड़ों में अगर यूरिक एसिड जमा हो जाए तो उससे रोग होता है गाउट, गंठिया। ये रोग भी आपको याद करने हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों को कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है ना, पैराथायरॉयड अधिक हो जाए तो कैल्शियम की कमी से भी होता है, क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है हड्डियों से, तो लेकिन ब्लड में बढ़ा रहा है पैराथायरॉयड या पैराथायरॉयड हार्मोन जिसे बोलते हैं। कवर हुआ क्या, यानी यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल जो होता है, रिवीजन के लिए द बेस्ट है। यूरिक एसिड जोड़ों में ज्यादा हो जाए तो रोग हो जाएगा गंठिया, और जोड़ों में अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाए तो रोग कौन सा हो जाता है, ठीक है। जोड़ों का एक क्वेश्चन और बता देता हूं, हमारे शरीर में अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो कहां पर इकट्ठा हो जाता है, जोड़ों में। कहां पर इकट्ठा, जोड़ों में, और जोड़ों में इकट्ठा होने पर इसे कहा जाता है लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है ना, यानी लैक्टिक अम्लीयता बोल सकते हैं इसे।
ये रोग भी किससे संबंधित है? जोड़ों से संबंधित है। लैक्टिक एसिड कब ज्यादा होता है? बताता हूं आपको मैं। आपने ऑक्सीजन ले रहे हो अच्छे से और ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ के वो क्या हो रहा है? उसका ब्रेक डाउन होके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है। ठीक है, एटीपी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा दे रहा है। क्लियर हुई बात? साथ में क्या बना रहा है? जल बना रहा है। ठीक है, उससे पहले क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है। अगर ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाए, आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करना शुरू कर देगा? ग्लूकोज मसल्स के साथ अभिक्रिया करना, पेशियों के साथ अभिक्रिया करके बिना ऑक्सीजन के क्या बनाना शुरू कर देगा? लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। और लैक्टिक एसिड की अधिकता हमारे जोड़ों में ज्यादा हो जाए तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो किसकी कमी से होता है? तो आप बता देना जी, ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड के जोड़ों में दर्द या पेशियों में दर्द होना शुरू कर जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था जनाब, ज्यादा काम करने वाले, ज्यादा काम करने से पेशियों में दर्द हो जाता है, पेशियों में दर्द हो जाता है। तो एक ऑप्शन में तो आ जाए तो ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, और ये ऑप्शन ऑक्सीजन की कमी ना दे तो वो क्या कहेगा? लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण तो आपके पेशियों में दर्द हो जाता है। आप दौड़ लगाते हो और ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, आपकी पेशियों में दर्द होगा लैक्टिक एसिड के कारण। आप जिम जाते हो और आप ऑक्सीजन पूरा सांस नहीं ले पा रहे हो, किसके कारण होगा? लैक्टिक एसिड। आप खेत में काम करते हो, ऑक्सीजन की कमी आती, काम करेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। आप याद रखोगे इस बात को। क्लियर हुई बात? क्या क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन इतने होंगे इस लेक्चर के अंदर, आपके डाउट क्लियर करने वाले क्वेश्चन होंगे। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, आपने पहले लेक्चर देखा तो भी मजा आएगा, ठीक है, और नहीं देखे तो भी मजा आएगा। मजा इसी प्रकार से आएगा क्योंकि आपने ये क्वेश्चन रट्टे मारे हैं। अगला क्वेश्चन है, रीनल कैप्सूल कैन डिवाइड इनटू। ठीक है, रीनल कैप्सूल को, रीनल कैप्सूल को बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। इसका आंसर दो आप। पहला ऑप्शन है बोवेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोवेन कैप्सूल, बोवेन कैप्सूल व ग्लोमेरुलस, ये आप जानते भी होंगे शायद, अगर आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद एट्रियोल एंड ग्लोमेरुलस, यानी धमनिका व ग्लोमेरुलस। उसके बाद है एट्रियोल एंड बोवेन कैप्सूल, धमनिका व बोवेन कैप्सूल। आपको यही पता नहीं होगा अगर आपने पढ़ा नहीं, तो बोवेन कैप्सूल है क्या, ग्लोमेरुलस है क्या, तो आपको समझ में क्या खाक आएगा, तो आप उत्सर्जन तंत्र वाला पूरा लेक्चर देखें जब क्वेश्चन हल हो पाएंगे। और जिसने देखे हैं उसके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं बताना एक बार। एफ्रेंट आर्टरी एंड एफ्रेंट आर्टरी, यानी अपवाही धमनी व अभिवाही धमनी। अगर ये तरीका सही है ना तो एक बार कमेंट में बता देना आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बताओगे, आप तरीका बदल देंगे, ठीक है ना। अगर मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है और द बेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया है किस प्रकार से क्वेश्चन याद रख सकते हैं। क्वेश्चन को रिलेट करना सीख जाओ आप, एक क्वेश्चन से किस प्रकार से क्वेश्चन और क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, आप जीनियस हो जाओगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को उत्तर देने के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा
आपका बोवेन कैप्सूल। ठीक है, और इसके अंदर ये आ रही है आर्टरी कोई, और ये बाहर जा रही है। इस आर्टरी को बोलते हैं एफेरेंट आर्टरी, यानी अभिवाही। यहां से 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये समझ लिया तो। आगे भी आने वाले क्वेश्चन के आंसर अपवाही नलिका, नलिका बोल दो या धमनी, धमनी बोल दो, ठीक है ना। एफेरेंट, गलत लिख दिया, एफेरेंट ये होगा, एफेरेंट, ठीक है। अब ये जो जा रहा है, ये गुच्छा बना रहा है, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। आगे 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो, इस बात को समझते हो। और इस वाले भाग को दोनों को इकट्ठा किया जाए तो अलग नाम दिया जाता है। इसको बोला जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे बोला जाता है हैंडले लूप या लूप ऑफ हैंडले, और इसे बोला जाता है डीसीटी, समीप कुंडलित नलिका कहा जाता है इसे, और इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका, उसे हैंडले का लूप कहा जाता है। हैंडले का लूप, लूप का मतलब है जुल्ला, उसे लूप कहा जाता है, ठीक है। यानी रेनल कैप्सूल क्या है, ठीक है। रेनल कैप्सूल क्या है? एक होता है नेफ्रॉन, ये पूरा का पूरा आपको नेफ्रॉन दिखाया गया है। नेफ्रॉन के 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल बोलते हैं इसको, और एक को बोलते हैं रीनल, रीनल का मतलब है किडनी, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल कैप्सूल का दूसरा नाम यह है मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन कैप्सूल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और उसके बाद इसे एक नाम और भी दिया जाता है पिगमेलियन, पिगमेलियन वैज्ञानिक का उसके नाम पे भी रख दिया जाता है। इसके अंदर आगे 2 भाग आते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा आता है बोवेन कैप्सूल, इसके अंदर आते हैं पीसीटी, समीप कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हैंडले, हैंडले का लूप, और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये भाग इसके अंदर। अब आप क्वेश्चन पूछा गया बोवेन कैप्सूल व ग्लोमेरुलस, यानी रीनल कैप्सूल को बांटा जा सकता है तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये वाला भाग है ना, ये और ये वाला भाग, इसे क्या बोला जाता है? रीनल कैप्सूल कहा जाता है, याद रखना। मालफिजियन कैप्सूल भी कहा जाता है। और आगे वाला इतना भाग है नेफ्रॉन का, इसको कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल। आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन में ये दे दे धमनिका, अपवाय वगैरह, तो 3 हिस्से हैं, पीसीटी, डीसीटी और एलओएच, लूप ऑफ हैंडले। तो रीनल कैप्सूल को बांटा जा सकता है, तो आपका आंसर यहां से मिल गया होगा आपको, बोवेन कैप्सूल व ग्लोमेरुलस। और आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो अपना पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। धमनिका व ग्लोमेरुलस, धमनिका व ग्लोमेरुलस, ये दोनों धमनिका, इस ग्लोमेरुलस को क्या कहा जाता है इतना डीप नहीं आएगा। धमनिका व बोवेन कैप्सूल, धमनिका यहाँ पे, बोवेन कैप्सूल अलग है, ये चीज अलग है, क्लियर है। एट्रियोल बोलते हैं, एक नेटवर्क ऑफ एट्रियोल को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। अपवाय धमनिका और अभिवाय धमनिका इकट्ठी होती है तो उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इन दोनों को मिला के ग्लोमेरुलस कहा जाता है, न कि इसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है, तो आप याद रख लेना। अपवाही धमनिका व अभिवाही धमनिका किसका हिस्सा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्लोमेरुलस का हिस्सा, ये देख लो, ठीक है। आपसे पूछे कौन सी धमनी ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त पहुंचा रही है, तो ये रक्त लेके आ रही है और ये रक्त लेके जा रही है, यहाँ से ये रक्त पहुंचाएगी और ये यहाँ से बाहर जाएगी, तो इसका आंसर क्या मिला हमें? ये मिल गया,
अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्प्रिएबल टू साल्ट इज, यानी अब यहां से ये क्वेश्चन है, नेफ्रॉन आ गया, अगला क्वेश्चन नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग लवण के लिए प्रामाण्य है? ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तब देना होगा जब हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ऑप्शन दिए हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। एक तो क्या है, डिसेंडिंग को मतलब क्या बोलेंगे, अवरोही, नलिका, हेनले के लूप की अवरोही लिम्ब, नलिका बोल दो इसको, ठीक है ना। दूसरा दिया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, हेनले के लूप की आरोही नलिका, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, संग्रहित नलिका, और डीसीटी, डीसीटी को बोलोगे आप दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। इसने पूछा कौन नेफ्रॉन का कौन सा भाग है जो लवण के लिए अप्रामाण्य है। अप्रामाण्य का मतलब है, यानी जहां से ये मान ले ये वाला भाग है, मान लो, यानी यहां से साल्ट नहीं निकल सकता बाहर, यहां से साल्ट अगर बाहर नहीं निकल सकता तो ये क्या होगी, इम्प्रिएबल होगी, ठीक है ना। गला सूख गया यार। अगर यहां से मान लो जल निकल रहा है बाहर, तो इस जल के लिए क्या हो गई है, प्रिएम्बल हो गई, ठीक है, यानी प्रामाण्य हो गई। अगर ये नया निकल रहा है, साल्ट नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगी, साल्ट के लिए। तो इस बात को कहा है कि जो कौन सा नेफ्रॉन का ऐसा भाग है जिससे साल्ट बाहर नहीं निकल सकता। सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में, ठीक है। और ऐसा पूछ ले कौन सा भाग है जिससे साल्ट बाहर निकल सकता है, यहां पर प्रामाण्य दे देता हूं, तो आपका आंसर क्या लगने वाला था। अब क्वेश्चन का आंसर देख लो, मैं बता देता हूं। हेनले का लूप आपने पढ़ा है और अच्छे से लेक्चर दिया है, तो इसे बोलते हैं हम उतरता, उतरता हुआ यानी अवरोही। अवरोही को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, ठीक है ना। तो ये क्या है, अवरोही लिम्ब है, पूरा का पूरा हेनले का लूप है, झुल्ला सर अवरोही, ठीक है। और ये क्या है, चढ़ता आरोही है, असेंडिंग लिम्ब यानी चढ़ता हुआ, क्लियर। जब यहां से ये देखो, यहां से कुछ आगे जाएगा ब्लड का हिस्सा प्लाज्मा, ठीक है, तो यहां से कुछ चीजें बाहर निकल जाएगी, वो क्या निकलेगी जनाब, वो क्या निकलेगी, तो आपको आंसर देना है जी। एक तो जल निकलेगा और एक क्या निकलेगा, हाँ जल। यहां से तो क्या निकलेगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो जल के लिए कौन सा हिस्सा है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जल के लिए प्रामाण्य कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डिसेंडिंग लिम्ब, यानी जल बाहर निकल रहा है, तो ये जल के लिए क्या हो गई, प्रिएम्बल हो गई, ठीक है। यानी साल्ट यहां से बाहर नहीं आ सकता। साल्ट बाहर कहां से आता है जी, यहां से आता है, यानी
NaCl हो गया जैसे, तो ये साल्ट के लिए क्या होगी, प्रीएम्बल होगी। ठीक, तो साल्ट के लिए प्रीएम्बल, तो ये साल्ट के लिए प्रीएम्बल है, ये किसके लिए, जल के लिए। तो इनमें से साल्ट के लिए ये तो नहीं है ना, यहां से जल साल्ट बाहर नहीं आ सकता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हेनले का लूप अवरोही लिंब किसके लिए, इम्प्रीएम्बल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इम्प्रीएम्बल अवरोही है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। जल के लिए प्रीएम्बल कौन सी है, तो भी आपका आंसर ये रहेगा। यहां पर मैं लिख दूं, देखो यहां पर लिखूं कौन सा भाग जल के लिए प्रीएम्बल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हेनले का लूप का अवरोही लिंब। दोनों क्वेश्चन का आंसर वही होने वाला है अगर मैं यहाँ पे जल के लिए प्रीएम्बल लिख दूं। ठीक है, उसके बाद ये भाग साल्ट के लिए, तो ये भाग क्या हो गया, साल्ट के लिए प्रीएम्बल है। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में ये लिख देता कौन सा भाग लवण के लिए प्रामाण्य है, ठीक है ना, प्रामाण्य, क्लियर है, तो आपका आंसर क्या, साल्ट के लिए प्रामाण्य कौन सा भाग है, आरोही है। ठीक है ना, और जल के लिए अप्रामाण्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आरोही। यानी जल यहां से नहीं बाहर निकल सकता और साल्ट यहां से नहीं निकल सकता। क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप नेफ्रॉन का कौन सा भाग लवण के लिए अप्रामाण्य, तो ये वाला भाग क्या है, अप्रामाण्य है, याद रखो, हेनले का अवरोही लिंब। कलेक्टिंग डक्ट किसके लिए है, तो वो यूरिया के लिए होती है, कुछ भाग को आगे बढ़ा दूंगा। संग्रहित नलिका कलेक्टिंग डक्ट, दूरस्थ कुंडल नलिका सोल्ट के लिए नहीं है, आयन के लिए ये प्रामाण्य है, और इसमें सोल्ट भी निकल सकते हैं, तो इम्प्रामाण्य का आंसर पूछा इसमें, हेनले का अवरोही लूप। ठीक है, दोबारा ये कंफ्यूजन दूर कर लेता हूं, मैं सारे क्वेश्चन बना के बताता हूं। ठीक है, 4-5 जो हमारे क्वेश्चन थे वो सारे इस प्रकार से। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए प्रामाण्य है, जल के लिए प्रामाण्य है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा टेढ़ा सा है, मेरे समझ में नहीं आता, प्रीएम्बल लिख दो आप। ठीक, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अवरोही लूप ऑफ हेनले का भाग है, तो अवरोही लिंब लिख लो यहाँ पे, लिंब यानी नीचे उतरने वाला जल के लिए अप्रामाण्य है। ठीक है ना, अप्रामाण्य, तब आपका आंसर रहेगा आरोही लिंब। अब क्वेश्चन यहाँ से कितने भी बन सकते हैं, और बने मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया जहां से एक कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाया, बाकी सारे में क्लियर करा दूं, इसलिए मैंने इस प्रकार से। ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और आपको पता भी होगा कितने कर लिए। साल्ट यानी लवण के लिए प्रामाण्य है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, प्रामाण्य यानी प्रीएम्बल है, तब आपका आंसर रहेगा चढ़ती हुई यानी आरोही लिंब। और आपके लिए साल्ट के लिए इम्प्राम्बल यानी अप्रामाण्य है, तब आपका आंसर रहेगा अवरोही लिंब। किसकी, सारी की सारी हेनले के लूप की बात हो रही है, यहां से लिख लेना। ठीक है, ये बात अगर क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन का आंसर है अगले का देना, ग्लूकोज इन मेनली रिएक्शन इन। ठीक है ना, यानी ग्लूकोज का मुख्यतः, क्या बात कर रहा है, मुख्यतः अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। लिखना तो यहां पे पुनः अवशोषण था, ठीक है ना, लेकिन इसने अवशोषण लिखा है, रिएब्जॉर्ब लिखा है, ठीक है ना, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण लिखना था इसको, और ये लिख रखा, मैं गलत था, आई एक्सेप्टेड, एडमिटेड, ठीक है ना। पीसीटी दूसरा दिया इसने लूप ऑफ हेनले, तीसरा दिया इसने डीसीटी, सारे लिखे हैं वहां पे देख लो, और उसके बाद दे रखा है यूरेटर, बिल्कुल सबसे घटिया ऑप्शन इसका है यूरेटर।
ऑप्शन उत्तर नहीं है। पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीप कुंडलित नलिका। समीप कुंडलित नलिका। आंसर देना जी जनाब, जल्दी से दो। हेनले का लूप, हेनले का लूप। हेनले वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। और ये है उत्तर नलिका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? उस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ और जान लेना चाहिए। आपसे और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? जब प्लाज्मा नेफ्रॉन में एंट्री कर जाता है ना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है इसके बारे में बताना है। नेफ्रॉन को हिंदी में बोलते हैं वृक्कण। इसके अंदर प्लाज्मा एंट्री कर गया प्रोटीन के बिना, और प्लाज्मा के अंदर सारी चीजें थी, अच्छी भी थी बेनिफिशियल जो हमारे शरीर के लिए, और बुरी भी थी जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, यानी उपापचय व्यक्त पदार्थ भी थी। अच्छी चीजों को वापसी क्या लेके जाना है? रक्त में लेके जाना है। अच्छी चीजों को इससे रक्त में लेके जाना है। इसे हम क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण बोलते हैं, पुनः अवशोषण बोलते हैं। और बुरी चीजों को बाहर निकालना है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, यानी उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब पीसीटी क्या कर रही है? इसके अंदर क्या आया, इस बात को समझो आप। प्लाज्मा आया, प्रोटीन नहीं है, न आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी ना प्लेटलेट्स है। उससे प्लाज्मा का कुछ भाग आया, प्लाज्मा का कुछ भाग आया, ठीक है। प्लाज्मा का क्या आया? इसमें प्लाज्मा का अमीनो एसिड आ गया, यूरिक एसिड आ गया, अमोनिया आ गया, यूरिया आ गया, फैटी एसिड आ गया, कुछ क्रिएटिनिन आ गया, बिलिरुबिन आ गया, बिलिवर्डिन आ गया, कैल्शियम आयन आ गया, पोटेशियम आयन आ गया, न्यूट्रिएंट आ गए, ठीक है, ग्लूकोज आ गया। इन चीजों को अब यूरिन के द्वारा बाहर भेज दिया जाए तो आप सारा दिन कैल्शियम थोड़ी ना लेते हो, आप सारा दिन ग्लूकोज थोड़ी ना लेते हो, आप सारा दिन क्या करते हो? अमीनो एसिड थोड़ी खाते हो, प्रोटीन थोड़ी खाते हो, तो वो चीजें बाहर निकल जाएगी और आपको उस चीजों की कमी हो जाएगी। हार्मोन भी है इसके अंदर, वो भी कमी हो जाएगी। इन चीजों को यूरिन के द्वारा बाहर ना निकालकर नेफ्रॉन के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और इस क्रिया को पुनः अवशोषण बोलते हैं। तो पुनः अवशोषित पीसीटी से क्या हो रहा है, हेनले लूप से क्या हो रहा है, और डीसीटी से क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। यानी जो प्लाज्मा में अच्छे पदार्थ थे उनका पुनः अवशोषण हो रहा है। कहां से हो रहा है जी? पीसीटी डीसीटी से। तो पीसीटी से क्या क्या हो रहा है जी? तो पीसीटी से क्या क्या हो रहा है? पुनः अवशोषण क्या क्या हो रहा है? पुनः अवशोषण क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पुनः अवशोषण क्या क्या हो रहा है, तब आपका आंसर क्या रहेगा? ग्लूकोज लिख दो पहले तो साथ, 100% का 100% ग्लूकोज पुनः अवशोषित हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। 80% सॉल्ट जितने भी होते हैं, 80% सॉल्ट का हो जाता है पुनः अवशोषण। मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड का हो जाता है जी, अमीनो एसिड 80 से 90% तक अमीनो एसिड का हो जाता है। 80% तक जल का भी पुनः अवशोषण यहाँ से हो जाता है, 80% जल का भी यहाँ से हो जाता है। हार्मोन का भी हो जाता है जी, हार्मोन यहाँ से जो आए थे वो वापस चले जाते हैं किसमें? ब्लड के अंदर हार्मोन का होता है, ठीक है। इनका पुनः अवशोषण कहां से हो रहा है? पीसीटी से हो रहा है। किससे हो रहा है? पीसीटी से। यानी आप आयन लिख लो, सॉल्ट आयन लिख लो आप, आयन। इलेक्ट्रोलाइट जितने भी है, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये चीजें सारी की सारी पुनः अवशोषित कर दी जाती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया मुख्यतः पुनः अवशोषण हो जाता है। ग्लूकोज कहां से हो जाता है? तो
समीप नलिका से। आपका क्वेश्चन पूछा जाता जल कहां से ज्यादातर मुख्यतः अवशोषित हो जाता है तो भी पीसीटी रहता है, आयन कहां से हो जाते हैं तो भी पीसीटी से रहता है। यहाँ क्वेश्चन कहां से होता है ग्लूकोज की जगह, हार्मोन कहां से होते हैं पीसीटी, आयन सोल्ट ज्यादातर हो जाते हैं पीसीटी से, ठीक है ना, अमीनो एसिड पीसीटी से, जल पीसीटी से। अब हेनले उपलूप क्या कर रहा है, ये अब भी जल की मात्रा क्या बची है 20% यूरिन के अंदर बची है जिसे अवशोषित करना बाकी है। तो हेनले का लूप जब ये वाली हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा किसका पुण्य अवशोषण कर रहा है, जल का हिस्सा। कुछ साल्ट भी बच गए, साल्ट वापस भेजने हैं तो ये क्या कर रहा है, साल्ट का यानी लवण वापस अवशोषित करके रक्त में मिला रहा है। डीसीटी क्या कर रहा है, ये लास्ट का काम करता है, यानी जो भी बच गया जिसे निकालना था लेकिन पीछे नहीं निकाल पाए तो उसको करने का काम करता है। तो हेनले का लूप क्या करता है जी, जल और लवण का पुनः अवशोषण करता है। बचे हुए कुछ बचे हुए, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ तो यहां से। अब यहां से एक बात याद कर लो, जो भी बच जाता है ना, बच जाता है और जिन्हें अवशोषित करना जरूरी है नहीं तो आगे बह जाएगा, तब क्या करता है, डीसीटी काम करता है। क्या काम करता है, डीसीटी काम करता है। तो आपका ग्लूकोज कुछ भी आ जाए ज्यादातर यहां से ही हो जाता है अवशोषण। नेफ्रॉन का कौन सा भाग ज्यादातर पुनः अवशोषण कर देता है, डीसीटी कर देता है। क्यों कर देता है ये बात आपको पढ़नी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन ऑक्योर इन, यानी ज्यादातर सोडियम और पोटेशियम के आयन किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा कर लिए जाते हैं, तो पीसीटी, डीसीटी, बोवेन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले। तो आपका फिर रहेगा पोटेशियम, ठीक है ना, एंड सोडियम आयन मुख्यतः पुनः अवशोषित हो जाते हैं, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, ये क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। हो क्यों जाते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है मैं एक बता देता हूँ। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होता है, उसके अंदर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी इसके अंदर इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। और ये सेल कौन से हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, इसके ब्रश कहलाते हैं, यानी जिसे आप ब्रश बोलते हो वे कहलाते हैं। तो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से पुनः अवशोषण हो रहा है इस प्रकार से, इधर जा रहे हैं कदर टपाटप टपाटप, क्लियर हो। अगर दिमाग खराब होगा लेकिन उसकी दवाई उसी के पास है जिसने पहले वाले लेक्चर देखे हैं, ठीक है ना, नहीं तो यहां तक आप आ ही नहीं सकते, गारंटी दे सकता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ही डिटेल से जिसने पढ़ा है वो एक क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा है, नहीं तो कंफ्यूज होकर भाग जा रहा है, क्लियर। अगला क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल विच ऑफ फ्लोइंग वेस्टिस आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, चक्कर के द्वारा कौन से, आप कौन से बता देना जिसको इस क्वेश्चन का आंसर है, व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ नहीं करवा रहा किडनी कितनी ग्राम की होती है, सब करवा रहे हैं, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, और वो तो आप कहीं से भी कर लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ के दिखाओ तब मानता। यूरिया चक्कर जो होता है ना, उसके द्वारा ऑप्शन देखो कितने मस्त दिए, यूरिया और यूरिन, यूरिया व मूत्र, ठीक है। उसके बाद आता है अमोनिया व यूरिया, अमोनिया और यूरिया, अमोनिया व यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड व यूरिया, CO2,
प्लस यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया। ठीक है, लिख दिया गया। अमोनिया आता है यहाँ पे भाई, लिख लेना अमोनिया। अब आपको ऑप्शन करेंगे कंफ्यूज, आपका दिमाग के तार हिल जाएंगे और हिलेंगे तब ही ना जब आप कर पाओगे। ठीक है, इसका काम रहा नहीं कोई खास, क्यों बैठ कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, आप इसका आंसर किस प्रकार से दे पाओगे? देखो मैंने बताया था यूरिया साइकिल जो होता है ना वो लीवर के द्वारा क्यों होता है, लीवर में होता है। किसके द्वारा? लीवर। और आर्जिनोनेज एंजाइम होता है उसके द्वारा। इसके अंदर एक तो ब्लड से अमोनिया ली जाती है, ब्लड से अमोनिया ली जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। बर्तन भाई, अब बर्तन की बात है ना तो कहना मत, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था आपकी बीवी गुस्से में रहती है क्या, जो आप पढ़ाते हो तो बर्तनों की बात आती है। भाई पड़ोस के अंदर है ना एक फैमिली रहती है, वहां पर बनता है कुछ ऐसा बनता है, मतलब सुगंध भी आ रही है, ठीक है, जहाँ तक आती है। तो बीवी तो अभी तक है नहीं, तो गुस्से में कहां से रहेगी। तो NH3 CO2 इन दोनों को जो मिलाया जाता है, यानी इनको मिला के, ठीक है ना, CO2 को मिला के इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? यूरिया का निर्माण हो रहा है। नाइट्रोजन बेस वेस्ट है, यानी नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ है, हमारे नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। लीवर किस साइकिल के द्वारा? यूरिया साइकिल के द्वारा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। यूरिया तो बनाया है उसने, व्यर्थ पदार्थ बाहर कैसे निकाल रहा है? यूरिया तो उसने बनाया है। और मूत्र का निर्माण किडनी कर रही है, गलत हो गया। अमोनिया और यूरिया गलत हो गया, क्योंकि अमोनिया से यूरिया बनाया उसने। बाहर कौन निकालेगा? बाहर तो किडनी निकालेगी यूरिया को। अगर आपसे पूछे यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन कर रही है? किडनी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है यहाँ पे, और इसमें अमोनिया है या नहीं है, यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है, यूरिया के माध्यम से। यूरिया के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को बाहर निकालने का काम किसका है? लीवर का। किसके रूप में? यूरिया के रूप में। इसके रूप में? यूरिया के रूप में, ठीक है। तो याद रखना, यूरिया का निर्माण लीवर में, ठीक है। यूरिया बाहर निकालेगी किडनी। यूरिया का निर्माण किससे होता है? अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, से मिलकर होता है। कार्बनिक पदार्थ बना दिया जाता है। अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है। अमोनिया का निर्माण अमीनो एसिड के टूटने से होता है। बात खत्म हुई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच हार्मोन causes in which hormone causes an increase in sodium reabsorption in the convoluted tubule? कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है जो लवण के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा बढ़ाता है? पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। आंसर क्या होगा?
एक तो दे रखा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन पहली बार पढ़ा है जी मैंने, तो क्यों लेक्चर लगा के नहीं आएगा। एडीएच फुल फॉर्म ही लिख देता हूं एडीएच की, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एडीएच हार्मोन, एडीएच ही लिखा आएगा, कभी भी नहीं आएगा पूरा इतना नाम, ठीक है। या वैसोप्रेसिन आ सकता है लेकिन नाम वैसोप्रेसिन। और ऑप्शन में है जी ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। एक बात बता दूं आपको अच्छी सी प्यारी सी, पहले बात तो एल्डोस्टेरोन स्रावित कहां से होता है, क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहां से स्रावित होता है। अगर आपको इसका पता है ना, इसकी जड़ पता है, तो बता दूं मैं आपको, आपके शरीर में एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे अभिव्यक्त ग्रंथि कहा जाता है। और उस ग्रंथि को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कॉर्टेक्स भाग में और एक मेडुला भाग में। कॉर्टेक्स भाग से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं मिनरलो, ग्रुप है हार्ट, कॉर्टिकोइडस हार्मोन। मिनरल का मतलब क्या है, मिनरलो कॉर्टिकोइडस। और इसके अंदर एक मुख्य हार्मोन होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और जो काम क्या करता है, एक तो लवण जितने भी है, वह मिनरल जितने भी है, खनिज लवण भी, उनका पुनः अवशोषण करवाते हैं। मिनरल का पुनः अवशोषण करवा के ब्लड में मिनरल का यानी खनिज लवण का बैलेंस बनाकर रखता है, यानी उसका खनिज लवण का स्तर बनाए रखता है। बात करो ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर काम किस पे कर रहा है, किडनी पे करता है। किडनी के किस भाग पे करता है, किडनी के अंदर होता है जी नेफ्रॉन, उस पे करता है। नेफ्रॉन का भी एक भाग है जिसका है डीसीटी कहा जाता है, जैसे डीसीटी, ठीक है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एल्डोस्टेरोन आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, डीसीटी दूरस्थ कुंडली नलिका पर कौन सा हार्मोन एक्ट करके खनिज लवण या लवण का पुनः अवशोषण करवाने में सहायक है। कौन सा रक्त में खनिज लवण का बैलेंस बनाकर रखता है हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कहां से स्रावित हो रहा है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। एडीएच क्या करता है, ऐसा ही काम एडीएच करता है, यह भी डीसीटी पे काम करता है। कहां से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। काम क्या कहां करता है, किडनी पे काम करता है। किडनी के किस भाग पे करता है, नेफ्रॉन पे करता है। नेफ्रॉन के किस भाग पे करता है, डीसीटी पे करता है। और यहां से क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। वाह जी वाह, जल का पुनः अवशोषण करवाता है, बहुत अच्छा हार्मोन है जी, ठीक है। एंटी ड्यूरेटिक यानी एंटी ड्यूरेटिक, ड्यूरेटिक का मतलब ही क्या है, एंटी का मतलब विपरीत, ड्यूरेटिक का मतलब जल, ठीक है ना। यानी जल की मात्रा यूरिन में नहीं बढ़ने देता, उस हार्मोन का नाम क्या है, एडीएच हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। यानी मेरे को लग रहा है घंटे से ऊपर होगी वीडियो, तो
मारकर जवाब दे गया, 1 घंटे ही चलता है बेचारा। ये सोचता है कहाँ फंस गया मैं, और आप भी यही सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए। ये मास्टर को जान लेके छोड़ेगा, सिलेक्शन दिला देंगे आपको। क्या है ये, ठीक है। अब क्या है देखो, जल का पुनः अवशोषण करवाने में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो एडीएच। एडीएच हार्मोन की हो जाए कमी, एडीएच हार्मोन की हो जाए कमी। एडीएच हार्मोन कम, मूत्र में लास्ट में इतना कुछ देके जाऊंगा आपको, इतना कुछ देके जाऊंगा आपको जी मजे आ गए, ठीक है ना। एक बार वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका दिमाग खराब करते हैं। एडीएच हार्मोन मूत्र में, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जल की मात्रा बढ़ जाएगी। जल की मात्रा बढ़ने से रोग हो जाएगा आपको डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा, जिसे ड्रिंकर डिजीज भी कहते हैं। ड्रिंकर डिजीज, ब्योड़ा। यानी एडीएच क्या कब घटता है जी, ये घटता कब है जी, जब आप नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हो। अरे ब्योड़े, शराब, वाइन वगैरह ज्यादा पी लेते हो ना, तो इसकी मात्रा घट जाती है और मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। जल की मात्रा बढ़ जाती है, इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ब्योड़ा बीमारी कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी शराब पीने वाले बार बार पेशाब जाते हैं। आपने देखा भी होगा किसी पार्टी में बैठे हो गया, अगर बैठे हो ना तो बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, घंटे में मतलब 8-10 बार चले जाते होंगे, 5-4 बार चले जाते होंगे। यानी वहां पे क्या हो रहा है, जैसे आपने घटका, ठीक है ना, और शरीर में क्या हो गया, एल्डिहाइड बना, दिमाग पे असर किया, एडीएच को कम किया। एडीएच को कम किया तो यूरिन की मात्रा बढ़ा दी, यूरिन में जल की मात्रा बढ़ा दी, और लगातार ऐसा होता रहता है तो एडीएच एक दिन कम हो जाता है बेचारा, मूत्र ज्यादा आना, जुलाब लगना शुरू हो जाता है। उसे क्या बोल देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोल देते हैं जी, ठीक है। किस हार्मोन की कमी से हो रहा है, एडीएच हार्मोन। मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाए तो रोग कौन सा माना जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस माना जाता है। अल्कोहल पीने से किस हार्मोन की कमी हो जाती है, एडीएच हार्मोन की। एडीएच हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि किस भाग से, पश्च भाग से। कहाँ पे काम करता है, किडनी के नेफ्रॉन के टीसीटी भाग पर, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या था, जल लवण का पुनः अवशोषण एल्डोस्टेरोन। जल का यहाँ पे लिख दूं मैं, जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, तब ये नहीं होगा आपका, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, कौन सा हार्मोन जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जल के पुनः अवशोषण को, ये नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर ये लगाओ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, लवण था, तो लवण, तब आपका आंसर ये नहीं, ये होता है, ठीक है। दिमाग हिलाने का ठेका लिया है हमने, ठीक है ना। और जिसका दिमाग हिल गया ना एक बार, स्वाद से आ जाएंगे, कति मजा आ जाएगा। हरियाणा कहते हैं कति स्वाद आ जाएगा, ठीक है ना। कति बोलने नहीं आती मुझे हरियाणा ज्यादा, मैं राजस्थान का हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कौन सा हार्मोन किडनी द्वारा निर्माण किया जाता है, व्हाट हार्मोन सिंथेसिस या सिंथेसिस बाय किडनी, कौन सा। 10 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। गुर्दे के द्वारा बनाया जाता है, गुर्दे के द्वारा बनाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन है मेलाटोनिन, सी ऑप्शन है थाइमोसिन,
ऑप्शन है इरिथ्रोपोइटीन। क्वेश्चन का आंसर ऑक्सीटोसिन कहां से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन गलत हो गया। मेलाटोनिन कहां से होता है? पीनियल ग्रंथि से होता है। पीनियल ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया। थाइमोसिन किससे होता है जी? थायमिन थाइमस ग्रंथि से होता है। थाइमस ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया। इरिथ्रोपोइटीन कहां से होता है जी? किडनी से होता है। किडनी का एक एंडोक्राइन फंक्शन भी है जिसके अंदर इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का वो निर्माण करती है। यानी कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन इरिथ्रो किससे रिलेटेड है? इरिथ्रोसाइट से। इरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी की फुल रासायनिक नाम। यानी इरिथ्रोसाइट का ये कहां जाएगा? निकला कहां से? किडनी से निकला जी। ब्लड में मिला हार्मोन ब्लड के माध्यम से कहां जाएगा जी? बोन मेरो में जाएगा, अस्थि मज्जा में जाएगा। बोन मेरो को क्या करेगा जी? स्टिमुलेट करेगा, यानी उत्प्रेरित करेगा। किसके निर्माण के लिए? आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, यानी आरबीसी के निर्माण के लिए। तो कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी के निर्माण के लिए सहायक है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? इरिथ्रोपोइटीन। कहां से निकलता है? किडनी से निकलता है। बोन मेरो को स्टिमुलेट करके आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटीन। ठीक है। कौन सा किडनी से निकलता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में सहायक है? इरिथ्रोपोइटीन। कौन सा हार्मोन है जो बोन मेरो को स्टिमुलेट करके आरबीसी की संख्या बढ़ाने में सहायक है? इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन कहां से निकल रहा है? किडनी से। किडनी का एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का निर्माण करना, यानी अंतःस्त्रावी एक कार्य किडनी का वो क्या है? इरिथ्रोपोइटीन का हार्मोन का निर्माण करना। इरिथ्रो से नाम याद रखना, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसका रासायनिक नाम है? आरबीसी। आरबीसी का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो शब्द जहां पे भी आएगा उसका मतलब आरबीसी से रिलेटेड होगा। तो ये भी इरिथ्रोसाइट है और यहाँ पे इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है विच हार्मोन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? इरिथ्रोपोइटीन। कौन सा हार्मोन किडनी से के द्वारा स्त्रावित किया जाता है? इरिथ्रोपोइटीन। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बार बार इस क्वेश्चन को ये जो बता दिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया इरिथ्रोपोइटीन की, अपन ने नाश में धुआं कर दिया। ठीक है ना। इरिथ्रोपोइटीन अब कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा मेरे हिसाब से, मैं दुखी कर सकता हूँ आगे और जाके। आगे है व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब आए आप वाले क्वेश्चन। किडनी की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है? आप नहीं देख पाओगे लेक्चर एक दिन में। ठीक है ना। गुर्दे की, लेकिन मेरा पढ़ाना काम है। गुर्दे की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी? यहाँ से सारे किडनी के और गुर्दे के या नेफ्रॉन के सारे क्वेश्चन कवर करता है। कौन से? नेफ्रॉन है क्या? न्यूरॉन है क्या? वो ए एम बी ए बी सी। नेफ्रॉन, वृक्काणु एक ही बात है, मैं कर सकती हूँ। न्यूरॉन तंत्रिकी हिंदी में बोलते हैं इसको। ए और बी दोनों कैसे हो सकते हैं भाई? समझते हैं फिर? एक तो किडनी क्या है, देखो किडनी के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करा सकता हूँ। ठीक है ना।
किडनी क्या है, गुर्दे क्या है। गुर्दे जो है ना हमारे शरीर के अंदर कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, एक जोड़ा पाया जाता है, स्पीड से एक जोड़ा, ठीक है ना। शेप जो होती है वो राजमा शेप की होती है, ठीक है ना, राजमा। वजन कितना होता है, 120 से 170 ग्राम के बीच होता है। रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी के अंदर स्थित होते हैं, यानी पश्च भाग में। फ्लोटिंग रिब्स जो होती है ना, तैरती हुई पसली है, इसकी सुरक्षा करती है। फ्लोटिंग रिब्स जो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, यहाँ पे स्थित है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। 2 है, एक इधर है, एक इधर है। काम क्या है जी इसका, काम है जी एक तो वाटर बैलेंस करना, रक्त को छानना काम है इसका, फिल्ट्रेट करना, और क्या काम है जी, पीएच वैल्यू को मेंटेन करना इसका काम है जी। एक उत्सर्जी रूप में भी काम करती है जी, उत्सर्जी ग्रंथि के रूप में काम करती है जी। हार्मोन का स्त्राव करती है, थोड़ी देर पहले बताया था, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का भी स्त्राव करती है, ये काम करती है। वाटर बैलेंस करती है, ठीक है ना। आयन बैलेंस भी करती है, आयन बैलेंस भी करती है, सॉल्ट बैलेंस भी करती है, ठीक है। और एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, उपापचय पदार्थों को, उपापचय व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालती है। यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण भी करती है, ये कार्य है इसके, ठीक है। और इस किडनी का ये जो काम कर रहा है ना, वो इसकी एक इकाई काम कर रही है, जिस इकाई का नाम है, ये काम से उसकी इकाई द्वारा हो रही है, और नाम किडनी का हो रहा है, जिसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। यानी आपसे किडनी के काम पूछे तो भी यही है, नेफ्रॉन के काम पूछे तो भी यही है। नेफ्रॉन का एक काम नहीं है, किसका निर्माण, ये को छोड़ देना, इसको छोड़ देना बेचारे को, उत्सर्जी का काम नहीं कर रहा है, बाकी सारे काम नेफ्रॉन के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन इसकी इकाई है, कौन सी कार्य सारे के सारे कौन कर रही है, नेफ्रॉन। नाम किसका हो रहा है, गुर्दे का। तो ठीक है, कार्यात्मक संरचना कौन बना रही है, इस गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं बताता हूँ, ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। तो कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी, इसकी नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ किडनी, यानी गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, किडनी का अध्ययन है, ठीक है। इसी के नाम पे पड़ा है, नेफ्रॉन के नाम पे, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो क्या है, 10 से 13 लाख पर किडनी पाए जाते हैं, यानी दोनों गुर्दे के अंदर आपके लगभग 26 लाख, 20 लाख से 26 लाख क्या है। 1 मिलियन में लिखा मिल जाए तो भी 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, मत करो। किसकी इकाई है, गुर्दे की इकाई है, गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के 2 भाग हैं आगे, ठीक है ना, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कैप्सूल में क्या बात बताया था, पीछे बता दिया मैंने, ठीक है। काम क्या करता है, ये भी रक्त को छानने का काम करता है, सारे के सारे रक्त को छानने का काम करता है, ठीक है। व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है, साल्ट बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस करता है, रक्त को छानता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। सारे के सारे किसके काम हो रहे हैं, नेफ्रॉन के द्वारा हो रहे हैं। एक किडनी में इतने पाए जाते हैं, दोनों में इतने पाए जाते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन। तो अब न्यूरॉन क्या है जी, तो न्यूरॉन किसकी इकाई है, ब्रेन की कह सकते हो, नर्वस सिस्टम की कह सकते हो, मस्तिष्क की कह सकते हो, मस्तिष्क की इकाई है, ठीक है। और इसकी इकाई मस्तिष्क की इकाई है। मस्तिष्क के विज्ञान को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना, न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नेफ्रॉन, 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 ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन आए तो भी आप कर लेना, वहां से आए मैंने क्वेश्चन डाले भी है यहाँ पे, कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया गुर्दे पाए जाते हैं, तो आपका आंसर था जोड़ों में। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, किडनी का। मैंने सोचा यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाऊंगा, सारे करवा दूंगा कि आकार कैसा होता है, राजमा जैसा। इसकी वजन कितना होता है, 120 से 70, लगभग 140 ग्राम, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। पश्च भाग में पाए जाते हैं, किसके, हमारे शरीर के। फ्लोटिंग रिब्स किसको,
फ्लोटिंग रिब्स है ना, तैरती हुई पसलियां आपकी दो है यहाँ पे, उसका मेन फंक्शन ही क्या है, मेन फंक्शन इसीलिए है क्योंकि वो किडनी की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ किडनी की सुरक्षा के लिए, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। उसके बाद वाटर बैलेंस करना, पीएच को मेंटेन करना, रक्त को छानना, रक्त कितना छाना जाता है इसके द्वारा, वाटर बैलेंस, रक्त को छानना, रक्त ब्लड फिल्ट्रेट करता है, ये ब्लड फिल्ट्रेट करता है, कितना करता है जी, 180 लीटर प्रतिदिन करता है जी, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना करता है, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट करता है जी, इतना रक्त फिल्ट्रेट करता है। रक्त का कौन सा भाग फिल्ट्रेट करता है जी, प्लाज्मा, ठीक है ना। रक्त का शुद्धिकरण करने का काम किसका है जी, किडनी का है। और क्या पूछेगा, रक्त में रोग भी हो जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं किडनी के, तो यह भी देख लेना सारे के सारे स्पीड वाला सिस्टम, ठीक है। हाइपो यूरेसिमिया, हाइपर रेसिमिया, उसके बाद इटाई 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 का मतलब होता है हार्ट इट हार्ट, हार्ट इट हार्ट, बताऊंगा किस कहाँ पे है। उसके बाद किडनी फेलियर भी हो सकती है, जाने दो। नेफ्रेटिस, 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 उसके बाद और कौन कौन सा रोग है भाई, हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस, और कौन सा रोग है, डायबिटीज इंसिपिडस, यूरेमिया भी इससे समझिएगा, यूरेमिया, और चलो इतना ही बताया हुआ लेक्चर का, इटाई इटाई नहीं बताया, तो ये क्या किसकी अधिकता से होता है, कैडमियम। जो कैडमियम की फैक्ट्री में काम करते हैं ना वर्कर वगैरह, उनको कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इटाई हो जाता है, इसमें किडनी फेलियर हो जाती है, लास्ट में किडनी डैमेज हो जाती है, नेफ्रॉन डैमेज होकर इन्फ्लेमेशन होकर क्या हो जाता है, उनका खत्म हो जाता है काम, डायलिसिस करवाना पड़ेगा फिर उसको आर्टिफिशियल। तो इटाई इटाई का हार्ट, हार्ट का मतलब होता है दुखी करना, बार बार ये दुखी कर रहा है, ठीक है ना। ये शब्द कहां से आया, 1912 के अंदर सबसे पहले जापान के अंदर देखा गया था, ये कहां देखा गया था, जापान में, ठीक है ना। तो जापान का शब्द है इटाई इटाई। इटाई इटाई रोग किसकी दिक्कत से होता है, कैडमियम की दिक्कत से होता है। कैडमियम की फैक्ट्री में काम करने वालों में अक्सर कौन सा रोग देखा जाता है, तो किडनी का है इटाई इटाई, ठीक है ना, इटाई इटाई, ठीक है। तो जापान में सबसे पहले एक टर्म कोइन की गई 1912 में, इटाई इटाई। तो इटाई इटाई नाम ही दिखाई दे रहा है ना, ये जापानी लैंग्वेज में इटाई इटाई इटाई, ठीक है। नेफ्रेटिस क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है जी, बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसके अंदर क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन में सूजन हो जाती है। और भी रोग बताए थे पीछे, ये किसकी कमी से होता है, एडीएच हार्मोन की कमी से होता है, जल की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है, ठीक है। यूरेमिया बताया था, पहला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो ये रोग किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है, किसको इफेक्ट करते हैं, किडनी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका किडना जो था लंबा चौड़ा, उसके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ हो चुके, ठीक है। एक क्वेश्चन और, एक क्या क्वेश्चन तो कई रह गए। विच ऑर्गन इज कॉल्ड चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी मानव के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग है, लिवर, रेक्टम, लंग्स, किडनी, यकृत, मलाशय, फेफड़े, गुर्दे। यकृत है, यकृत करता है जी, लेकिन मुख्य बात पूछ रखी है, उत्सर्जन है जी, ये भी उत्सर्जन कर रहा है, किसका कर रहा है, बिलीवर्डिन का कर रहा है, बिलीरुबिन का कर रहा है, अमोनिया को कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल रहा है, अब थोड़े दिन पहले पढ़ा था। मलाशय क्या कर रहा है जी, ये
उपापचय पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। मैं एक बार बताऊंगा आपको, ठीक है। फेफड़े क्या कर रहा है जी, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कर रहा है, उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है गुर्दे हैं, जो किसको निकालते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, मुख्य मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी उपापचय नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थों को जो बाहर निकालने का मुख्य रूप से काम कर रहा है वो कौन कर रही है, किडनी। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से मतलब ही क्या है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछ लिया जाता है, यानी उत्सर्जन से क्या मतलब है, उत्सर्जन से क्या मतलब है, उत्सर्जन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आपका आंसर देना है उपापचय व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है ना, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन का मतलब है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने देखा है बार बार, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लेना, अपने स्टूडेंट हो ना। उपापचय पदार्थों, शरीर के अंदर और चीजें भी है, यानी आपने भोजन खाया, मल बन गया, उसको बाहर निकालना उत्सर्जन नहीं है। उत्सर्जन का रियल में जो मतलब है ना, वो मैंने उत्सर्जन तंत्र के पहली डेफिनेशन दिखाई थी, याद कर लो। मेटाबॉलिक वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। उसे इजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजेशन, मल को बाहर निकालना इजेशन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। यानी पसीने से जो निकल रहे हैं वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं, आंखों आंसू के माध्यम से निकल रहे हैं वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं, डाइऑक्साइड अमोनिया वगैरह ये भी तो उत्सर्जी पदार्थ है ना, ये अंग है मुख्य रूप से, रेक्टम नहीं है। इसमें हो सकता है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन भी ये निकालता है, लेकिन ये इसके द्वारा डाले जाते हैं। तो मुख्य अंग जो है वो गुर्दा है, गुर्दे के सारे क्वेश्चन वहां थे थोड़ी देर पहले। फंक्शन ऑफ किडनी इंक्लूड, यानी किडनी के फंक्शन क्या है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, हाँ जी करता है, आपको पता है। दूसरा डिस्ट्रक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी को नष्ट करना और उसको दोबारा रिसाइकल करने का काम करता है किडनी, 101% करता है। निर्माण करने में सहायक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन और रिसाइकल यानी दोबारा निर्माण करने में, रिसाइकल पुनः चक्र करने में स्प्लीन और लीवर का काम है, ठीक है ना, जिसे ग्रेवयार्ड और क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, यानी कब्रिस्तान। सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए एरिथ्रोपोइटिन का निर्माण करना, दोनों इसके काम है। एक तो मेन फंक्शन क्या है इसका, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, दूसरा ये किडनी क्या कर रही है, आरबीसी के प्रोडक्शन में सहायक है। आरबीसी को नष्ट करने में किडनी का कोई काम नहीं है, वो काम किसका है, स्प्लीन और लीवर का। आगे तो बहुत लंबा सिस्टम आ गया। फिर कैपर ऑर्गन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, कैपर ऑर्गन लंबा रहेगा भाई, ठीक है ना। ये आप देख लेना, कैपर ऑर्गन अपना लेक्चर दिया हुआ है, कैपर ऑर्गन, कैपर कोशिका भी कहा जाता है। कैपर कोशिका किसका उत्सर्जी अंग है, तो आपको ऑप्शन दिया गया एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, मैमल्स, तो ये ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, मोलस्का, ठीक है ना। मोलस्का संघ है ना, मोलस्का, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कैपर सेल पाए जाते हैं, जो इसका मुख्य उत्सर्जी अंग है। किसका उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग मोलस्का संघ, ठीक है। तो मैं और भी बता देता हूं आपको, जैसे एनालिडा का तो नेफ्रिडिया होता है, एनालिडा के बाद मोलस्का का कैपर सेल होता है, आर्थ्रोपोड जो होता है उसका मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद मैमल्स का किडनी होता है, इंसेक्ट का मालफिजियन, यानी कि इंसेक्ट सारे आर्थ्रोपोड में आते हैं, ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। और आर्थ्रोपोड जैसे मतलब अगर वो एक्वाटिक है ना तो उसका गिल्स भी होता है, अगर जलीय जीव है तो गिल्स होता है, अगर वो टेरिटियल है, ठीक है, टेरिशियल है, तो आप यानी स्थलीय है तो उसका क्या होता है, ज्यादातर कौन सा, मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है,
ठीक है। फ्रॉग जो होता है, याद रखना, फ्रॉग मेंढक, उसके अंदर किडनी होती है, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह जब भी किया जाता है ना, जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है और तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए मेंढक को चीरना पड़ता है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ अंग जो है उससे मेल खाते हैं मेंढक से। क्लियर? ठीक। राउंड वॉर्म हो गया, गोलकृमि इसका रनेट सेल होता है, फ्लैट वॉर्म यानी फित्ताकृमि उसका फ्लेम सेल होता है। तो ये याद कर लेना, यानी ज्वाला कोशिका। यूरियोटेलिक आ गया, अमोनियोटेलिक आ गया, चलो ठीक है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी ऑफ द मेन अबाउट कितना, यानी प्रभावित, क्या लिखा है इसने, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, प्रभावित निस्पंदन दबाव मानव में कितना होता है। यह बात मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं। ग्लोमेरुलस जो होता है ना, उस पे कितना होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं FEFP, ठीक है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। उसके बाद इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ लगता है जनाब, ये लगता है, ये आपका बोवेन कैप्सूल है। यहाँ पर क्या पड़ा है, ग्लोमेरुलस। यहाँ से यहाँ पर जो ब्लड का प्लाज्मा भाग आएगा उस पर नेट लगने वाला, ठीक है ना, तो वो क्या है, नेट। वो होता है 10 mm 10 mmHg, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स जो प्रेशर है ये, तो 10 mmHg होता है। और ये बात मैंने बताई भी थी, यहाँ लेक्चर में बताई हुई है, ठीक है। और ये वैसे इसके अंदर कई फोर्स काम करते हैं, जैसे एक होता है BCOP और एक होता है एक CHP, ठीक है ना, उसको बोलते हैं CHP को, हाँ, कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स, सॉरी प्रेशर। ये होता है ना NFP जो होता है, ये किसके बराबर है, NP ज्यादा डीप हो जाएगा यार, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी एक होता है GHP, उसके माइनस में BCOP और उसके माइनस में होगा आपका CHP। टोटल आएगा GHP माइनस CHOP CHP, ठीक है। ये होता है 32, ये होता है आपका 16 और ये होता है आपका 60, ठीक है। यानी ये मिलाकर 60 माइनस 50 इक्वल टू आएगा 10 mmHg आएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना ही पूछा गया, ये चीज आप मत याद करो, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब होता है क्यूबोइडल हाइड्रोस्टैटिक्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब होता है कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी इसमें अलग अलग काम कर रहे हैं कुछ प्रेशर, इसके सामने भी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो दिमाग खराब करने वाली बात है। आप इतना याद रख लो, प्रभावित निस्पंदन दबाव कितना होता है, 10 mm प्रति Hg होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गए आपके। विच इज द करेक्ट पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है ना। आपको आसान से क्वेश्चन भी करवा देता हूँ लास्ट में, आप इतनी देर तक आ गए हो। यूरिन के क्वेश्चन है कुछ। मूत्र का पीला रंग किससे होता है, मूत्र का येलो कलर है ड्यू टू पीला रंग, तो आप लिख लेना यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा, यूरिन के अंदर कितना जल पाया जाता है, क्वेश्चन आता है तो 95% जल पाया जाता है इसमें, ठीक है। यूरिन के अंदर कितनी यूरिया होती है, कितनी यूरिया पाई जाती है, 2.5% यूरिया पाई जाती है, 2.5% यूरिया, ठीक है ना।
मूत्र के मानव मूत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है ना। जल तो है, जल के साथ यूरिया होता है। कौन सा व्यर्थ पदार्थ ज्यादा होता है? कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट पदार्थ ज्यादा होता है? यूरिया होता है, ठीक है ना। 2% होती है। उसके बाद क्रिएटिनिन भी होता है इसमें, क्रिएटिनिन भी होता है। वो कितना होता है जी? 1% होता है। यूरिक एसिड कितना होता है? 0.5% यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, ठीक है ना। मूत्र का ये फिगर मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय, ठीक है, यानी यूरिनरी ब्लैडर, उसमें कितना मूत्र स्टोर किया जा सकता है? तो पुरुष के अंदर 800, मेल के अंदर 800 किया जा सकता है। फीमेल के अंदर पूछे तो 500 मिलीलीटर, यानी फीमेल के अंदर उसमें स्टोर किया जा सकता है। इसमें क्या है? मूत्र संग्रह होता है, ठीक है। 400 मिलीलीटर अगर भर जाए किसमें? मेल के अंदर, तो यूरिनेशन की फीलिंग आती है, मूत्र जाने की फीलिंग आती है आपको, आएगा यूरिनेशन की। और इसको पास करना क्या कहलाता है? मिचुरेशन कहलाता है, ठीक है ना। यानी एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, यानी मूत्र जानने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मिचुरेशन कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद और क्या है जी? बहुत एक अवतल नुमा भाग होता है, अवतल नुमा भाग होता है किडनी का, उसको क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है हाइलम, याद रखना, क्वेश्चन पूछा है हाइलम। किडनी का अवतल नुमा भाग क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? हाइलम होती है, जहां से रेनल वेन, रेनल आर्टरी अंदर एंट्री कर सकती है। और क्या रहेगा जी? एक दिन में कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हो गए मोस्ट ऑफ, ठीक है ना। और हो गए क्वेश्चन अपने पास बहुत है, मैंने वो क्वेश्चन उठाया जो पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। बाकी एक सीरीज चला देंगे अगर आपकी इच्छा रही तो, 5-10 हजार जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सीधा क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पर ऐसे डिटेल से नहीं समझाया जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक उत्तर बताया जाएगा आपको। लाइव करवाएंगे, लाइव चलेंगे, ठीक है। ऐसे लाइव तो नहीं हो सकते अभी तक, लेकिन दूसरे वगैरह को किसी न किसी तरीके से लाइव कर देंगे जिसमें अपनी स्कल नहीं दिखेगी। मिस्टर इंडिया कह रहा था, कमेंट आया था मिस्टर इंडिया हो गया सर, तो मिस्टर इंडिया हो जाएंगे वहां पे आप, ठीक है। आप बताते रहना। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से लेक्चर और आते हैं तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा, लाइक ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर लाइक और कमेंट और अच्छे व्यू नहीं आते इस लेक्चर पे, तो आगे लेक्चर बना ऐसा लेक्चर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कितने क्वेश्चन निकालने से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक ऑप्शन को, ठीक है ना, देखने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक ऑप्शन को सही करने में कितनी मिलती है। ये आज तक जितना भी डाटा करवाया ना, वहां पे 1 या 2 तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% एक्यूरेसी होगी। यानी 100 में से कोई गलत बता दिया, कभी दिमाग से स्किप हो गया, बाकी गलत नहीं होने दूंगा। वो मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, किस चीज पर कितनी मेहनत की जा सकती है, ठीक है। आपको देने के लिए एक मैं कम्युनिटी डालूंगा, उसमें मेरी किताबें देख लेना एक बार, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको जॉब दे, ठीक है। एक बार जरूर बताना। और जो यहाँ तक देख रहे हैं, जिसने टेलीग्राम लिंक अभी तक नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह आती रहती है, जो आप जैसे स्टूडेंट जो होते हैं प्यारे प्यारे, उनके द्वारा भेजी जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हो। आज के लिए इतना, जय हिंद।